So because I had a cricketing background and I transferred to being a strength and conditioning personal trainer, they felt comfortable coming to me. क्योंकि अभी तक दुनिया पाकिस्तान के जिमों में क्या हो रहा है, प्लेयरों को बॉडी बिल्डिंग स्टाइल ट्रेनिंग सिखा रहे हैं, which is just literally chest, back, legs, strength work, proper hypertrophy and then actually. they expect them to give fatigue and lactic acid के साथ जाके मैच खेलेंगे. मैंने भी जब मैं आपसे पहली बार मिला था, जब मैं मैचेस के बाद यहाँ पे आता था, मैं कह रहा हूँ 10 साल पहले की बात, जब पहले आपके जैक न्यूट्रिशन आई थिंक F7 में या F11 में जिम था, 2-3 पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियोज थे. yes. तो वहाँ पे जब आपसे मुलाकात हुई थी तो उस वक्त यही था कि यार मैं लेग डे करके मैच खेल रहा था. तो imagine doing like 24 sets of a leg day and then going playing a first class 4-day match, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं था. Later on in life, load and explore, later on in life समझ में आया कि athletic ways of training, strength and conditioning for an athlete है क्या. I did my courses, I did some education, I wanted to improve my cricket. तो मैं slow हो गया था, मैंने जान तो pick up कर ली थी. I was about 86 kgs, gotten thicker, gotten stronger, but I became slow in the sport. So it's not कि आप जाके सिर्फ जिम में जाके ट्रेनिंग करेंगे तो आपका वो ट्रांसफर हो जाएगा. You have to do it the right way, which is strength and conditioning. लोड उठा रहे हो, अगर स्ट्रेंथ वर्क कर रहे हो उसको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, वरना ग्राउंड में आप स्लो नज़र आओगे. तो ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग द राइट वे फॉर एथलीट्स होती क्या है? कैन यू डिफाइन इट? कैन यू एक्सप्लेन इट फॉर पीपल who maybe are looking to train as an athlete right now but has no way to find out कि ये क्या होती है यार, क्या मतलब? सबको यही कहा जाता है जिम जाओ, एथलीट्स को जिम जाना चाहिए, जिम में जाके एक्सरसाइज करनी चाहिए. अब आपने सही बात की कि जिम में तो कोई भी जाएगा तो एक्सरसाइज करने के लिए जाएगा, तो नॉर्मल टिपिकल वे ऑफ ट्रेनिंग इन द जिम इज चेस्ट, बाइसेप, हम बचपन से ही देखते हैं सब ये. तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग फॉर एथलीट्स डिफरेंट होती है, जिम में वर्कआउट फॉर एथलीट्स डिफरेंट होता है तो किस तरह डिफरेंट होता है? देखिए बेसिक्स तो सबके सेम है. यू बिल्ड द फाउंडेशन अप, यू गेट योर कॉम्पाउंड लिफ्ट्स इन, आप जाके अपने वही स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, लंजेस, बेंच प्रेसेस, पुलअप्स आप ये आपने करने हैं, ये आपकी बेस है. फाउंडेशन होनी स्ट्रॉन्ग ज़रूरी है पहले. वंस यू हैव दैट यू नीड टू नो व्हाट लोड एंड एक्सप्लोड इज. व्हाट आई एक्सप्लेन इज, अगर आप जिससे lateral lunges कर रहे हैं, lateral lunges के साथ you must pair it up with let's say skater hops or a plyo movement so you can stay light and agile on your feet. अगर cricketers के पास 3 हफ्ते हैं ट्यून अप होने का, 3 हफ्तों में कोई 10 kg तो डाउन नहीं होते, बट एज अ जॉब एज अ ट्रेनर गोल क्या है कि ये 3 हफ्ते के लिए अगर पाकिस्तान के कैंप से पहले आए या पाकिस्तान के टूर से पहले आए, whatever weight he is, I have to make him feel light and energetic. अब अगर एक प्लेयर को आपने इतना फटीग कर दिया कि वो नेक्स्ट डे इतना सोर है कि वो ग्राउंड में ना बॉल कर पा रहे हैं ना बैटिंग कर पा रहे हैं क्योंकि टांगें थकी हुई हैं, दैट्स ओवर डूइंग इट. स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एज एन एथलीट, एज अ प्लेयर, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, यू हैव टू थिंक मोर फुल बॉडी और यू हैव टू थिंक पैटर्न्स, अपर बॉडी, लोअर बॉडी. ऑल्सो उसमें जो रेप रेंजेस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं. 3 to 6 reps. You do lift heavy, but then you try to either do it with an explosive way or स्टेबिलिटी के साथ. अब इसकी भी ग्रेजुएशन ही है, राइट? अब्बास बोले अगर आप पहले स्टार्ट करें बेसिक्स ऑन करो, फिर जब ट्रेनिंग करना शुरू करोगे तो रेप रेंज उतना हो कि आपको फटीग फील नहीं हो, एंड बाय द टाइम यू आर लीविंग यू फील लाइक आई एम रेडी टू प्ले अ मैच राइट नाउ. और यही होता है कि इफ इट्स इन सीजन इट्स माइक्रो सेशंस, जो छोटे सेशंस हैं, और अगर ऑफ सीजन है दैट्स व्हेन यू रियली बिल्ड अप योर स्ट्रेंथ एंड योर एंड्योरेंस एंड यू गो ऑल आउट. गलती क्या प्लेयर्स करते हैं कि जब सीज़न स्टार्ट हो जाता है और सीज़न होगा 2 से 3 से 4 महीने का एटलीस्ट, उसमें ट्रेनिंग बिल्कुल छोड़ देते हैं. अच्छा. तो जो भी आपने ऑफ सीज़न, मेरे साथ भी पहले ये बहुत होता था कि जब आपने ऑफ सीज़न में पूरी मेहनत कर ली है, स्टार्ट ऑफ द सीज़न यू आर फ्रेश, यू आर एनर्जेटिक, एनर्जी है, यू आर परफॉर्मिंग वेल, लेकिन मिडिल ऑफ द सीज़न वो बल्ला भी भारी फील होना शुरू हो जाता है क्योंकि आप जिम नहीं जा रहे, आप इनफ खाना नहीं खा पा रहे, तो उसके साथ आपकी एनर्जी भी ड्रॉप होती है, एंड विद दैट एनर्जी योर परफॉर्मेंस ऑल्सो ड्रॉप्स. The chances of injuries also develop. So the goal is during the season, athletes should do micro sessions, tune up, prime work, कि आपकी body fresh and energetic रहे. And जब off season है तो आप अपना full out energy burn करें. अच्छा, कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल भी डेवलप आप लोगों ने किया हुआ है एथलीट्स के लिए कि नहीं किया? अभी मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने NASM की पर्सनल ट्रेनिंग की थी आज से कोई 10 साल पहले, और NASM का एक OPT मॉडल है, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ट्रेनिंग मॉडल. तो उन्होंने स्टेजेस बनाए, मैं वही खोल रहा था स्टेजेस. उस पार्ट 1 में होता है कि आप पहले द फर्स्ट थिंग, जो फाउंडेशन की आप बात करें, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज स्टेबलाइजेशन एंड्योरेंस. सो फर्स्ट उसके अंदर एक प्रॉपर मेथड बताया हुआ था ट्रेनिंग का. तो पहले कोई बंदा जिम में आएगा, पहले वो बैलेंस ट्रेनिंग करेगा. अक्सर लोग बैलेंस ट्रेनिंग भी नहीं करते हैं.
پہلے وہ بیلنس ٹریننگ کرے گا, پھر اپنی اسٹیبلٹی امپروو کرے گا, پھر اسٹیبلٹی کی انڈیورنس امپروو کرے گا, پھر اسٹرینتھ انڈیورنس وغیرہ آتی ہے, پھر مسکولر ڈیولپمنٹ بعد میں جا کے آتی ہے, پھر میکسیمل اسٹرینتھ آتی ہے, اینڈ دین پاور کمس, رائٹ. سو نارملی لوگ جم میں جائیں گے تو جاتے ساتھ ہی جو ان کی پیٹرنز آف موومنٹ ہوتی ہیں وہ ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہیں, وہ صرف کر رہے ہوتے ہیں سیجیٹل پلین کے اندر زیادہ تر موومنٹ, سیجیٹل پلین میں اور فرنٹل پلین کے اندر موومنٹ ہوتی ہے, ٹرانسورس پلین کے اندر موومنٹ بھی نہیں ہوتی ہے. اب کرکٹ ہے یا گولف ہے, روٹیشن سپورٹ ہے, تو دیٹ از ٹرانسورس پلین آف موشن کے اندر موومنٹ. اگر ایک بندہ صرف 2 پلینس کے اندر ٹرین کر رہا ہے تو وہ ٹرانسورس پلین کے اندر کس طریقے سے موومنٹ کرے گا. تو آئی ایم شیور ان ایتھلیٹس کو آج تک کسی نے 25-30 سالوں تک یہ باتیں کسی نے بتائی بھی نہیں ہوں گی, سمجھائی بھی نہیں ہوں گی. پاور کہاں سے جنریٹ ہوتی ہے, پاور جنریٹ کرنے کے لیے کون سی اسپیسیفک ایکسرسائز کرنی ہے, کون سی موومنٹس کرنی ہے, یہ تو کوئی نہیں بتاتا ہوگا.